सौतेली अत्याचारी माँ और इच्छाधारी नागिन। एक गांव में शीतल नाम की एक लड़की रहा करती थी। शीतल की माँ की मौत बहुत पहले हो गई थी, जिस वजह से शीतल के पिता ने दूसरी शादी की और उस औरत का नाम ज्योति था। ज्योति शीतल पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती थी और उसका पिता भी घर पर नहीं रहा करता था। वो दूसरे शहर में काम करता था, जिस वजह से वो घर त्योहारों पर ही आ पाया करता था। इस वजह से शीतल अपने पिता को कुछ भी नहीं बता पाती थी और हमेशा दुखी रहा करती थी। शीतल की एक दोस्त थी जिसका नाम सोनी था और सोनी हमेशा शीतल को समझाया करती थी कि वो भगवान पर भरोसा रखे, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। एक दिन की बात है, शीतल अपने घर पर काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी सौतेली माँ ज्योति आ जाती है और वो शीतल से कहती है, सुन शीतल, मैं बाजार जा रही हूँ। जब तक मैं बाजार से लौट कर आऊँ तब तक घर का पूरा काम हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे काम अधूरा मिले। यदि मुझे काम अधूरा मिला तो तेरी खैर नहीं। ठीक है माँ, आप जाइए, मैं घर का सारा काम कर दूंगी और आपको शिकायत का मौका भी नहीं दूंगी। ठीक है, मैं जाती हूँ और घर का ध्यान रखना, कोई भी घर पर आ ना पाए। और ये कहकर ज्योति बाजार चली जाती है। ज्योति के जाने के बाद वहाँ पर उसकी दोस्त सोनी आती है और सोनी शीतल से कहती है, अरे शीतल, तुम्हारी माँ कहाँ चली गई? मेरी माँ बाजार करने गई है। तुम बताओ, तुम्हारा कैसे आना हुआ? मैंने सोचा चलो मैं तुमसे मिलाती हूँ। वैसे भी बहुत दिन हो गए तुमसे मिली नहीं थी। वैसे तुम्हारे पिताजी घर पर नहीं आए? हाँ, तुम्हें तो पता ही है कि वो दूसरे शहर में काम करते हैं और इसलिए वो घर पर नहीं आ पाते। और इसी वजह से मुझे अपने पिता की बहुत याद आती है, क्योंकि मेरी सौतेली माँ मुझ पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती है। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम पर बहुत अत्याचार करती है, पर मैंने सुना है कि जो शिव मंदिर है वहाँ पर एक इच्छाधारी नागिन रहती है। यदि तुम उसे सच्चे मन से बुलाओगी तो वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। पर वो मेरी मदद क्यों करेगी? और मैंने तो कभी इच्छाधारी नागिन के बारे में सुना ही नहीं है। क्योंकि इच्छाधारी नागिन हमेशा अच्छे लोगों की मदद करती है। यदि तुम चाहो तो तुम शिव मंदिर जाकर प्रार्थना कर सकती हो, वो जरूर तुम्हारी प्रार्थना सुनेगी। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है। यदि मेरी सौतेली माँ ने जान लिया तो वो मुझे बहुत मारेगी। तुम्हें तो पता ही है कि वो मुझ पर हमेशा नजर रखती है। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर फिर भी यदि तुम्हें अपनी सौतेली माँ से छुटकारा पाना है तो तुम उस मंदिर में चली जाना। वहाँ पर वो इच्छाधारी नागिन रहती है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। यदि तुम्हारी माँ आ गई तो वो मुझे भी डांटेगी। और ये कहकर सोनी वहाँ से चली जाती है। सोनी के जाने के बाद शीतल उसी इच्छाधारी नागिन के बारे में सोचते हुए अपने आप से कहती है, क्या सोनी सच कह रही थी? क्या उस मंदिर में इच्छाधारी नागिन रहती है? यदि ऐसा है तो शायद मुझे अपनी सौतेली माँ से छुटकारा मिल सकता है। पर मैं मंदिर में जाऊंगी कैसे? मेरी माँ तो हर समय मुझ पर नजर रखती है। और ये कहकर वो फिर से काम में लग जाती है। पर वो उस मंदिर में जाना चाहती थी और उस इच्छाधारी नागिन से मिलना चाहती थी। धीरे धीरे समय गुजरा और एक दिन की बात है, ज्योति शीतल को किसी बात पर बहुत ज्यादा पीटती है, जिससे शीतल बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और उसे सोनी की बात याद आ जाती है और वो शिव मंदिर की तरफ भाग जाती है। शिव मंदिर पहुंचने पर वो भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगती है कि उसे इच्छाधारी नागिन मिल जाए और उसे अपनी सौतेली माँ से छुटकारा मिल जाए। वो काफी देर तक भोलेनाथ से प्रार्थना करती रहती है। तभी वहाँ पर एक इच्छाधारी नागिन आ जाती है, जिसे देखकर शीतल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो इच्छाधारी नागिन आकर शीतल से कहती है, तुमने मुझे क्यों याद किया? आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे इतनी देर से पुकार रही थी? मुझे आपकी जरूरत है। आप ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो, क्योंकि मेरी सौतेली माँ मुझ पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती है और इस वजह से आप ही मुझे उनसे छुटकारा दिला सकती हैं। अच्छा, ऐसी बात है। पर तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? वो तुम्हारी बात नहीं सुनते क्या? मेरे पिताजी बाहर शहर में काम करते हैं, इस वजह से वो घर पर नहीं आ पाते। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं हमेशा अच्छे लोगों की मदद करती हूँ। तुम मुझे बहुत ही सच्ची मालूम पड़ती हो। चलो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी।
पर तुम मेरे बारे में अपनी माँ को मत बताना। मैं उसे अच्छे तरीके से सबक सिखाऊंगी, जिससे वो कभी भी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगी। ये सुनकर शीतल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो मीनाक्षी को अपने साथ घर पर ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ शीतल के घर पर ना होने से ज्योति बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो अपने आप से कहती है, ये शीतल कहाँ चली गई? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि घर छोड़कर भाग गई हो? यदि ये घर छोड़कर भाग गई तो मैं इसके बाप को क्या जवाब दूंगी? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ये जहाँ कहीं भी गई हो वापस लौट आए। और ये कहकर ज्योति परेशान होकर घर में इधर उधर घूमने लगती है। तभी उसे शीतल दिखाई देती है, पर शीतल के साथ उसे एक औरत दिखाई देती है और वो उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो शीतल से कहती है, अरे शीतल, ये तेरे साथ औरत कौन है और तू कहाँ चली गई थी? पता है मैं कितना ज्यादा परेशान हो गई थी। तू मुझे बताकर नहीं जा सकती थी क्या? मैं आपको क्यों बताकर जाऊं? आपने मुझे बिना फालतू में कितना मारा था। मैं आपको कभी भी बताकर नहीं जाऊंगी। अच्छा, तो अब तेरे मुंह में जवान भी आ गई है। तू इस औरत को क्या ले आई है? अब तू मुझसे जवान लड़ा रही है? रुक, अभी तुझे बताती हूँ। तभी मीनाक्षी ज्योति को रोकते हुए उससे कहती है, तुम इस पर इतना अत्याचार क्यों करती हो? तुम इसकी माँ हो तो तुम इसे प्यार क्यों नहीं करती हो? तुझे कुछ भी नहीं पता है। ये मेरी सौतेली बेटी है, इस वजह से मैं इसे अपनी सगी बेटी की तरह प्यार नहीं कर सकती हूँ। और वैसे भी सौतेली सौतेली ही होती है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। सौतेली तो सौतेली ही होती है और ये तुम्हें देखकर मुझे पता लग रहा है कि सौतेली माँ हमेशा सौतेली ही रहती है। तुम कौन हो और मुझसे इस तरह बात क्यों कर रही हो? आखिर तुम मेरे घर पर क्या करने आई हो? मैं कौन हूँ ये तुम जानना चाहती हो? तो रुको, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आई हूँ। और ये कहकर मीनाक्षी इच्छाधारी नागिन के रूप में आ जाती है। मीनाक्षी को इच्छाधारी नागिन के रूप में देखकर ज्योति बहुत ज्यादा डर जाती है और वो मीनाक्षी से कहती है, अरे तुम तो इच्छाधारी नागिन हो। शीतल, तू इस इच्छाधारी नागिन को कहाँ से ले आई? ये मुझे डस लेगी। तू इसे यहाँ से ले जा। मुझे पता है कि ये तुम्हें डस लेगी, इसीलिए मैं इन्हें अपने साथ लेकर आई हूँ, क्योंकि तुम मुझ पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती हो। ये क्या कह रही है तू? तू मुझे इससे डसवाना चाहती है? तुझे पता है ना, यदि इसने मुझे डस लिया तो मैं मर जाऊंगी। हाँ, इसे सब कुछ पता है, इसलिए ये मुझे यहाँ पर लाई है। अब तू बता, क्या तू अब इस बच्ची को मारेगी? नहीं नहीं, मैं कभी भी शीतल पर अत्याचार नहीं करूंगी, ना ही उसे मारूंगी। तुम मुझे छोड़ दो। सोच ले अच्छी तरीके से, अगर तूने इस पर अत्याचार किया तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि इसके पिता ने तुझसे शादी इसलिए की थी कि तू शीतल का ध्यान रखे, पर तूने तो इस पर बहुत अत्याचार किया। अब अच्छे तरीके से सोच विचार कर ले कि तू इस बच्चे पर अत्याचार ना करे, तो ही मैं तुझे छोड़ूंगी, वरना मैं तुझे डस लूंगी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी भी शीतल पर अत्याचार नहीं करूंगी और हमेशा उसे सगी माँ की तरह प्यार करूंगी। ये सुनकर मीनाक्षी इंसान के रूप में आ जाती है और फिर वो शीतल से कहती है, अब ये तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगी और यदि ये तुम्हें परेशान करे तो तुम मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। और ये कहकर मीनाक्षी वहाँ से चली जाती है। मीनाक्षी के जाने के बाद ज्योति बहुत ज्यादा घबरा गई थी और अब वो शीतल पर बिल्कुल भी अत्याचार नहीं करती थी और उसे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती थी, जिसे अब शीतल बहुत ज्यादा खुश थी। बहुत समय पहले की बात है। नागलोक में शिवांगी नाम की नागिन रहती थी। शिवांगी नागलोक की होने वाली नागरानी थी। शिवांगी के पिता की 2 शादी हो रखी थी, क्योंकि जब शिवांगी बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद नागलोक के लोगों की बात मानकर शिवांगी के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और दूसरी शादी से भी उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था विशाखा। शिवांगी विशाखा को कभी भी अपनी सौतेली बहन नहीं मानती थी। वो उसे अपनी सगी बहन जैसा प्यार करती थी, लेकिन विशाखा हमेशा शिवांगी के खिलाफ कोई न कोई साजिश रचती रहती थी। ऊपर से तो वो ऐसा दिखाती थी कि जैसे वो शिवांगी से बहुत ही प्यार करती है और उसकी बहुत परवाह करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो शिवांगी से नफरत करती थी।
क्योंकि उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि नागलोक के राजा की बेटी होते हुए भी वो नागरानी नहीं बनेगी। लेकिन इस बात से अनजान शिवांगी हमेशा विशाखा को प्यार करती थी, उसकी परवाह करती थी। ऐसे ही एक दिन दोनों बहनें नागलोक में घूम रही थी। तभी विशाखा शिवांगी से कहती है, शिवांगी, मैं तुम्हें एक बात कहूँ, मेरी बात मानोगी? हाँ बिल्कुल बोलो। मेरी बहन कुछ बोले और मैं ना मानूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखो, ये तो तुम्हें भी पता है कि पृथ्वीलोक बहुत ही ज्यादा सुंदर है। वहाँ के लोग, वहाँ की चीजें, वहाँ की बातें भी अनोखी हैं। मैं अपने इस नागलोक में घूम घूम कर परेशान हो गई हूँ और यहाँ से ऊब भी गई हूँ। अगर तुम कहो तो हम दोनों कल पृथ्वीलोक चलते हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो विशाखा? पिताश्री ने कहा था ना कि हम बिना उनकी इजाजत के पृथ्वीलोक ना जाए। अरे तुम पिताश्री की चिंता मत करो, वैसे भी वो ध्यान में मग्न है। हम पृथ्वीलोक से घूमकर आ भी जाएंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। पर फिर भी मुझे ऐसे पिताजी से झूठ बोलना अच्छा नहीं लग रहा। अरे इसमें झूठ क्या बोलना है? और वैसे भी हमारी उम्र में ये सब चलता है। और देखो, तुमने ही कहा था ना कि तुम मेरी कोई बात नहीं टालती, तो अब तुम मेरी ये बात भी नहीं टालोगी। हम दोनों कल पृथ्वीलोक जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं। ठीक है मेरी बहन, तुम्हारे लिए ये भी कर लूंगी। फिर अगले दिन शिवांगी विशाखा की बात मानकर पृथ्वीलोक पर चली जाती है। वो दोनों पृथ्वीलोक की सड़कें, दुकान, मकान, घर, अलग अलग तरह के लोग और उनका व्यवहार, ये सब देखकर हैरान हो रहे होते हैं कि तभी विशाखा कहती है, मैंने कहा था ना शिवांगी, पृथ्वीलोक बहुत ही ज्यादा सुंदर है। देखो तो यहाँ की लाइटें, यहाँ के सुंदर सुंदर दुकानें, इतने प्यारे लोग। हाँ, तुम्हारी ये बात तो बिल्कुल सही है। यहाँ के लोग और ये जगह बहुत ही ज्यादा प्यारी है। ऐसा कहकर वो दोनों बातें करने लगती है कि तभी वहाँ पर एक लड़का हाथों में गुलाब लिए आता है और शिवांगी को देते हुए कहता है, क्या बात है, आज का दिन और आज मिलने वाले सभी लोग बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये गुलाब जैसी खूबसूरत लड़की के लिए। तुम हो कौन और मुझे ये गुलाब क्यों दे रहे हो? मेरा नाम पीयूष है और मैं यहाँ घूम रहा था कि तभी मेरी नजर आप पर पड़ी। आप तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। क्या यूँ कहूँ, मैंने आप जितनी खूबसूरत लड़की जिंदगी में पहली बार देखी है। शिवांगी उस लड़के की बात सुनकर शर्मा जाती है। तभी वो लड़का कहता है, मैं अभी चलता हूँ, मैं कल आपका यही इंतजार करूँगा। इसके बाद शिवांगी और विशाखा वहाँ से वापस नागलोक चली जाती है। लेकिन अब उनका छुप छुप के नागलोक से पृथ्वीलोक आना शुरू हो जाता है और वो पीयूष के साथ पृथ्वीलोक घूमने लगती है। धीरे धीरे पीयूष और शिवांगी के बीच नजदीकियां बढ़ती है और शिवांगी को पीयूष से प्यार हो जाता है। लेकिन शिवांगी को डर होता है कि कहीं पीयूष को जब इस बात का पता चलेगा कि वो नागिन है तो वो उसे छोड़कर चला जाएगा। लेकिन अब वो इस बात को और छुपाना भी नहीं चाहती थी। इसलिए एक दिन वो पृथ्वीलोक जाती है और पीयूष से कहती है, पीयूष, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। कहो शिवांगी। पीयूष, मैंने खुद को लेकर तुमसे एक बहुत ही बड़ी बात छुपाई है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे सब बता देना चाहिए। बात छुपाई है? क्या बात छुपाई है शिवांगी? पीयूष, मैं बेशक एक इंसान जैसे दिखती हूँ, पर मैं इंसान नहीं हूँ। तुम क्या कहना चाहती हो? शिवांगी पीयूष की ये बात सुनकर अपने अर्धनागिन रूप में आ जाती है और फिर पीयूष से कहती है, ये देखो, मैं एक नागिन हूँ, इच्छाधारी नागिन। शिवांगी ये कह ही रही होती है कि तभी उसके सर पर कोई पीछे से वार करता है और वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। जैसे ही शिवांगी को होश आता है तो वो खुद को अपने नागलोक के महल के कक्ष में पाती है। उसके सर में अभी भी दर्द होता है, इसलिए वो सर पकड़कर उठती है और अपने सामने बैठी विशाखा से पूछती है, विशाखा, हम यहाँ कैसे? हम तो पृथ्वीलोक पर थे ना, और मैं बेहोश कैसे हो गई? अरे शिवांगी, तुम पीयूष से बातें कर रही थी कि तभी अचानक तुम्हारे सर में बहुत तेज दर्द हुआ और तुम दर्द के मारे बेहोश हो गई। इसके बाद मैं तुम्हें यहाँ नागलोक ले आई। वो सब तो ठीक है, पर पता नहीं क्यों मुझे अपने अंदर कुछ कमी सी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई भाग मुझसे अलग हो गया हो
अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम दोबारा पृथ्वीलोक पर जाएंगे। कुछ समय ऐसे ही बीतता है। जैसे ही शिवांगी की तबीयत ठीक होती है, वो वापस विशाखा के साथ पृथ्वीलोक पर पीयूष से मिलने जाती है, लेकिन उन्हें पीयूष कहीं नहीं मिलता, इसलिए वो अलग अलग दिशा में उसे ढूंढने लगती है। फिर अचानक ही शिवांगी की नजर पेड़ के पीछे बाहों में बाहें डाले पीयूष और विशाखा पर पड़ती है, जो पूरी दुनिया को भुलाकर एक दूसरे की बाहों में गुम थे। ये नजारा देखकर तो शिवांगी के होश उड़ जाते हैं और उसके भरोसे की धज्जियां भी। पीयूष, विशाखा, ये सब क्या चल रहा है? पीयूष, तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना? और विशाखा, तुम तो पीयूष और मेरे बारे में जानती हो, फिर ये सब क्या है? ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि तुम्हें ये लगता है कि पीयूष तुमसे प्यार करता है। पीयूष सिर्फ मुझसे प्यार करता है। हाँ मेरी डार्लिंग विशाखा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं सिर्फ और सिर्फ विशाखा से प्यार करता हूँ। तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। नागलोक की होने वाली नागरानी के साथ तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। ऐसा कहकर शिवांगी दोनों को डस लेती है, लेकिन शिवांगी के डसने का ना तो पीयूष पर कोई असर होता है और ना ही विशाखा पर। ये देखकर शिवांगी हैरान रह जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा जहर पूरे नागलोक में सबसे विषैला जहर है। मेरे जहर की एक बूंद से बड़े नाग नागिन तक मर जाते हैं, लेकिन तुम दोनों को कुछ नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? विशाखा हंसते हुए कहती है। हाँ माना तुम्हारा जहर पूरे नागलोक में सबसे विषैला है, लेकिन तुम्हारे डसने से हमें तभी तो कुछ होगा जब तुम्हारे शरीर में जहर होगा। तुम्हारे शरीर में जहर की एक बूंद तक नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है। जिस दिन तुम अपने प्यार का इजहार पीयूष से कर रही थी और तब अचानक बेहोश हो गई थी, वो कोई मामूली घटना नहीं थी। तुम्हारी कोई तबीयत खराब नहीं हुई थी। मैंने ही तुम्हें पीछे से सर पर डंडा मारा था, जिससे तुम बेहोश हो गई थी, और उसके बाद मैंने तुम्हारे शरीर से तुम्हारा सारा विषैला जहर बाहर निकाल लिया था। तभी तुम्हें अपने शरीर में किसी चीज की कमी महसूस हो रही थी। मैं शायद इस दुनिया में सबसे बदकिस्मत इंसान हूँ। लोगों को तो किसी एक इंसान से धोखा मिलता है, लेकिन यहाँ तो मेरे प्यार ने भी मुझे धोखा दिया और मेरी बहन ने भी। लेकिन तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? आखिर क्यों? मैं बताता हूँ। देखो शिवांगी, मैं विशाखा से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, और ये सब तुम्हारे मिलने से बहुत पहले की बात है। तुम्हारा यहाँ आना, मुझसे प्यार करना, मुझसे बातें करना, ये सब मेरे और विशाखा का प्लान का हिस्सा है। हम लोग जानते हैं कि तुम नागरानी बनने वाली हो, और तुम्हारे जहर में जो शक्तियाँ है वो किसी भी नाग नागिन के जहर में नहीं है। तुम्हारा जहर मुझे नाग बनाने की शक्ति दे सकता है, इसलिए हमने ये सब प्लान बनाया। और अब मैं भी तुम्हारी तरह एक नाग हूँ और मैं आसानी से नागलोक जा सकता हूँ। अब तुम्हारा सारा विषैला जहर मेरे अंदर है। अब मैं और विशाखा पूरे नागलोक पर राज करेंगे और हमें कोई भी नहीं रोक सकता, और यहाँ तक कि तुम्हारे पिताजी भी नहीं। ऐसा कहकर पीयूष और विशाखा दोनों ही हंसने लगते हैं। पीयूष की ये बात सुनकर शिवांगी के तो मानो होश उड़ जाते हैं। उसने कभी भी इस चीज की उम्मीद तो नहीं की थी कि उसकी बहन उसके साथ इतना बड़ा धोखा करेगी। वो खुद तो अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन वो अब अपने नागलोक को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती थी। इसलिए वो उठती है और नागलोक जा रहे विशाखा और पीयूष को रोकते हुए कहती है, विशाखा, मेरी बहन, अगर तुमने एक बार मुझे अपने प्यार के बारे में बताया होता तो मैं तुम दोनों को मिलाने के लिए जमीन आसमान एक कर देती। और अगर तुम्हें नागलोक की नागरानी बनना था तो तुम मुझे वो भी बता देती। मैं वो सिंहासन भी तुम्हारे लिए छोड़ देती। मुझे सिर्फ मेरे अपने चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन तुमने तो मुझे धोखा देने का रास्ता चुना। तुम दोनों ने खेल तो बहुत अच्छा रचा था, लेकिन तुम लोग ये भूल गए कि मैं होने वाली नागरानी हूँ, और नागरानी के पास दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति यानी कि नागमणि होती है। तुमने मेरे साथ जो किया उसके लिए शायद मैं तुम्हें माफ भी कर दूं, लेकिन तुमने नागलोक जाकर जो घटिया साजिश रचने की सोची है उसके लिए मैं तुम लोगों को माफ नहीं कर सकती, और तुम्हें इसका दंड मिलकर रहेगा। विशाखा नागमणि के बारे में पूरी तरीके से भूल ही चुकी थी। जैसे ही वो शिवांगी की बात सुनती है, वो उसके पैरों में पड़ जाती है और कहती है, मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। मेरी तो मति मारी गई थी। तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना, मेरी बहुत परवाह भी करती हो। बस मुझे इस बार माफ कर दो बहन। मैंने तुम्हें हर बार माफ किया है विशाखा, लेकिन तुम्हारी ये गलती माफ करने लायक नहीं है।
इसके बाद शिवांगी नागमणि की मदद से विशाखा और पीयूष पर वार करती है और उन दोनों के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। इसके बाद शिवांगी नागमणि की मदद से ही पीयूष के शरीर से अपना सारा जहर अपने शरीर में ले आती है और उसके बाद लोगों पर आंखें बंद करके विश्वास करना छोड़ देती है और अपने विवेक का इस्तेमाल करके आगे जाकर नागरानी बनती है और नागलोक का कल्याण करती है।